बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, I hope that you will be in the best state of health and ईमान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वक्त को। टाइम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, ज़माने हाल मतलब के बारे में। और इसके बारे में देखेंगे कि ये टेंस, इसकी अमली इतलाक़ कहाँ कहाँ पे होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो पहला जो नुक्ता है वो हम हैबिट्स के बारे में बताने के लिए यूज़ करते हैं। वो अमल जो हम हैबिचुअली करते हैं, रेगुलर, यानी कि वो चीज़, वो अमल, वो हैबिट जो बार बार दोहराई जाती है। दूसरे नंबर पे यूनिवर्सल फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है ये टेंस। यूनिवर्सल फैक्ट्स से मुराद ऐसे हक़ाइक़ जो पूरे यूनिवर्स में सेम हो, ठीक। और डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी ये टेंस हम यूज़ करते हैं। हैबिट्स की अगर हम बात करते हैं तो मतलब क्या है जी, ही टेल्स अ लाई, ही स्पीक्स ट्रूथ। मतलब ये क्या है, वो रेगुलरली झूठ बोला करता है, वो सच बोला करता है, ये उसकी हैबिट्स में है। फैक्ट्स के अंदर देखें, अगर मिसाल दे दें तो फैक्ट्स के अंदर क्या है जी, द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और डेली रूटीन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है जी, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, I take my breakfast, I go to school। ये वो डेली रूटीन है जो मैं रोज़ाना इसी तरतीब के साथ दोहराता रहता हूँ। जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस टेंस की, तो टेंसेस को, जब सेंटेंस की बात करते हैं तो हम सेंटेंसेस को फिर पहले बेसिकली 3 हिस्सों में 3 किस्म के सेंटेंसेस को डिफ़ाइन करते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को, यानी कि मुस्बत, मनफी और सवालिया जुमलों को। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव जुमले को। तो पॉजिटिव जुमले के अंदर इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जैसा कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट से मुराद वो शख्स, वो चीज़, वो जगह जिसके मुतालिक हमने प्रेडिकेट में बात करनी है। यानी कि सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट से मुराद वो शख्स, वो चीज़, वो जगह जिसके मुतालिक आपने प्रेडिकेट में बात करनी है। अब सब्जेक्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन भी 2 हालतों में पाया जाता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। और प्रोनाउन के बारे में आपको बखूबी मालूम है कि प्रोनाउंस की जब हम बात करते हैं तो प्रोनाउन की काफ़ी सारी किस्में हैं। और जो पर्सनल प्रोनाउंस है जो ज़्यादातर हम सब्जेक्ट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, जिनका सब्जेक्ट के तौर पे काम होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो 3 पर्सन्स में होता है। और उन 3 पर्सन्स के अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन का भी चक्कर है, और उसके बाद सिंगुलर प्लूरल का भी। तो जो पॉजिटिव जुमला है इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, अगर उसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन से मुराद कोई शख्स, कोई सिंगल जगह और कोई सिंगल थिंग, या थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में से कोई एक हो, ही शी इट में से कोई एक अगर हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के बाद, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम SES का इजाफ़ा करते हैं, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नाउन है, यानी कि 2 नाउन है, अगर हमारा सब्जेक्ट, या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल है, प्रोनाउन आपका आई या वी, फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल यू, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल दे हो, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगती है और उसके साथ उस वर्ब के साथ किसी दूसरे वर्ड का इजाफ़ा नहीं होता, बाद में उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। जो वर्ब के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन्स के साथ जो हमने वर्ब्स के अंदर तब्दीली करनी है, उसका रूल जो है वो क्या है कि अगर वो वर्ब वाई पे ख़त्म हो रहा है और हमारा सब्जेक्ट
सिंगुलर नाउन है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने फिर उस वाई को IES में तब्दील करना है। जैसे एक वर्ब है क्राई, अगर मेरा सब्जेक्ट बेबीज़ या असलम, असलम आ जाता है मेरा सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर नाउन है असलम, तो फिर क्या होगा, वाई को ख़त्म करके IES का इजाफ़ा करना, असलम क्राइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने क्या कर देना है, सिंगुलर अगर आपका नाउन है या फिर ही के साथ लगाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, ही क्राइज, वाई जो है वो IES में चेंज हो जाता है। उसके बाद वर्ब अगर आपका O पे, S पे, X पे, CH पे या SH पे ख़त्म हो रहा है तो फिर आपने वहाँ पे किस चीज़ का इजाफ़ा करना है, ES का इजाफ़ा करना है। मसलन असलम गो, गो वर्ब है आपके पास, अगर उसकी मिसाल ले लेते हैं, अगर असलम गो तो मतलब क्या होगा, अगर असलम गो अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप लिख लेते हैं तो फिर आपका जुमला ये गलत तस्वर होगा, क्योंकि आपने रूल को फॉलो नहीं किया। तो क्या होगा, अगर जो वर्ब है गो वो ओ पे एंड कर रहा है तो फिर आपने इजाफ़ा किस चीज़ का करना है, ES का, गोज़, असलम गोज़। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर ओ पे भी ख़त्म नहीं हो रहा, वाई पे भी ख़त्म नहीं हो रहा, SX CH SH पे नहीं ख़त्म हो रहा, तो फिर हमने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ S का इजाफ़ा कर देना है। एक वर्ब है मेरे पास रीड, अब ये जो रीड है ये इनमें से किसी भी वर्ड पे ख़त्म नहीं हो रहा, ओ भी नहीं है, एंड पे SX CH SH या वाई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जस्ट क्या करना है, S का इजाफ़ा कर देना, यानी कि असलम रीड्स अ बुक, असलम रीड्स अ स्टोरी। तो ये था वो रूल जिसके ज़रिए से हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ और सिंगुलर नाउन्स के साथ वर्ब के अंदर S या ES का इजाफ़ा कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में अपने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा लेनी है। अब वही रूल जो ऊपर अप्लाई हुआ था वो नीचे भी है कि अगर सिंगुलर अगर आपका नाउन है और ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ आपने डज़ और नॉट का इजाफ़ा कर देना है और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेके आना है आपने जुमले के अंदर। और याद रखिए, जब सिंगुलर नाउन हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हो और आपने हेल्पिंग वर्ब डज़ यूज़ किया है तो ये जो ऊपर हमने रूल के बारे में पढ़ा था कि हम वर्ब के साथ SES या IES का इजाफ़ा करेंगे, ये रूल यहाँ पे लागू नहीं होगा, बल्कि जस्ट वर्ब की पहली फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि AES का इजाफ़ा आपने यहाँ पे पहले ही डज़ के साथ कर दिया है। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नाउन है या I, we, you, they में से कुछ भी है तो फिर आपने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, डू नॉट यूज़ करना है। और डू हेल्पिंग वर्ब है आपका, नॉट वर्ड ऑफ नेगेशन है और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। यह इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि असलम डज़ नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, तो ये इसकी मिसालें हैं। उसके बाद अगर जुमला हमारा सवालिया है तो फिर क्या होगा, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डू जैसे कि ऊपर बता दिया गया था आपको कि ये प्लूरल नाउन्स के साथ I, we, you, they के साथ यूज़ होता है। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है I, we, you, they या प्लूरल नाउन, तो फिर उसके साथ हमने डू का इजाफ़ा करना है। तो डू को शुरू में लेके आएंगे हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सवालिया जुमले के अंदर, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगी। ये सवालिया की अलामत होती है। और डज़ जैसे कि ऊपर बता दिया था नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब डज़ वहाँ पे नेगेशन को शो करने के लिए यूज़ कर रहे थे हम, वर्ड ऑफ नेगेशन के साथ जो यूज़ हो रहा था वो हेल्पिंग वर्ब उठा के हमने सब्जेक्ट के शुरू में पुट कर देनी है। ठीक है, तो डज़ के बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपके वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन क्या होगा, डज़ असलम राइट अ लेटर। ठीक हो गया। ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इंटरोगेटिव जो अभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था और एक दूसरा इंटरोगेटिव होता है जिसे हम WH साउंड यानी टेक वर्ड से जो शुरू होता है, यानी कि हु, व्हाट, वेयर, हुम, हाउ। तो अगर ऐसे वर्ड से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फिर आप सबसे पहले वो WH से शुरू होने वाली वर्ड्स को ले आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन who, when, does।
असलम राइट अ लेटर। तो ये आपका टैग वर्ड था। ये थी हमारे एक्टिव वॉइस। अब पैसिव की बात करते हैं इसी टेंस की। तो सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव के दरमियान फ़र्क को देख लेते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर हमारा सब्जेक्ट एक्शन में होता है, यानी कि एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट एक्शन करता है और वो एक्शन ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ लिया था ऊपर, तो उसमें यही था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन करता है और वो एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट उसका रिसीव करता है। जबकि पैसिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, उसका सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। बेसिक फ़र्क एक्टिव और पैसिव के अंदर क्या है कि एक्टिव जुमले के अंदर आपका सब्जेक्ट एक्शन करता है और पैसिव के अंदर आपका सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर उसी तरह रहना है, क्या रहना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली नहीं होगी, जस्ट एक्शंस का अमल जो था वो रिवर्स पे लग जाएगा। और पैसिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको वर्ब के बारे में पता हो। वर्ब का ट्रांजिटिव होना ज़रूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब आपने पढ़ लिया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब से मुराद ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, जो बग़ैर ऑब्जेक्ट के अपना अमल मुकम्मल नहीं करता, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब जिसे मफ़हूम मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांजिटिव ट्रांसफ़र से निकला है, यानी ट्रांजिटिव ट्रांसफ़र करना, एक्शन को ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र करना। तो पैसिव जुमलों के अंदर हमें ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले जुमलों का ही पैसिव बनेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स जो यहाँ पे यूज़ होगी वो है इज़, एम और आर। वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होगी सारे सेंटेंसेस के अंदर। वर्ब जो है वो तीसरी हालत में होगा, तीसरी फॉर्म में होगी उसकी। और हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होगा वो इज़, एम और आर होगा। बी की शक्लें हैं ये। और उसके बाद एम आई के साथ यूज़ होगा, आई के साथ एम को यूज़ किया जाएगा। इज़ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ और ही, शी, इट के साथ जहाँ डज लग रहा था वहाँ अब हम यहाँ पे हैज़, एम, इज़ यूज़ करेंगे हम। उसके बाद आर जो है वो प्लूरल नाउन्स के साथ और वी, यू, दे के साथ यूज़ होगा। एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, इससे आपको शायद समझने में आसानी हो जाएगी कि एक्टिव जुमला है असलम एहसन राइट्स अ लेटर। अब यहाँ देख लीजिए कि एहसन राइट्स ये आपका वर्ब है और ये ट्रांजिटिव फॉर्म में है, यानी कि इसे एक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जुमला यहाँ पे नामुकम्मल है। अगर आप कहते हैं एहसन राइट्स, तो ये जुमला नामुकम्मल रह जाता है। एहसन राइट्स व्हाट, तो ये जो व्हाट जवाब दे रही है आपको, ये एक नाउन जवाब दे रहा है आपको कि वो लेटर लिखता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब क्या होगा कि अ लेटर इज़ रिटन बाय असलम। हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ हुआ है और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ हुई है और यहाँ पे आपका एक्टर, बाई के साथ एक्टर को हम डिनोट कर रहे हैं कि किसने किया था, लिखने का अमल किसने किया, असलम ने किया। पैसिव जुमले के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मानी नहीं रखता, हमने सिर्फ सब्जेक्ट को देखना है कि एक्शन जिस पर हुआ है। अब अ लेटर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज़। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ हमने इज़ को यूज़ करना, जो यहाँ पे बता दिया था आपको। अब हमारा ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है इज़ और वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ की। ही नरेट्स आ स्टोरी, सब्जेक्ट हमारा है थर्ड पर्सन सिंगुलर, वर्ब है नरेट्स, ठीक है, और आ स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट है। अब आ स्टोरी जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, आ स्टोरी इज़ नरेटेड बाय हिम। अब आ स्टोरी ये भी सिंगुलर है आपके पास, तो इसके वजह से हमने क्या लगाया, यहाँ पे इज़ लगाया हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई है और वही एजेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। आई रिवाइज द लेसन, आई आपका सब्जेक्ट है और उसके बाद रिवाइज आपका क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है यहाँ पे और लेसन आपका ऑब्जेक्ट है। द लेसन इज़ रिवाइज्ड बाय मी। अब यहाँ पे भी आई यूज़ हुआ, यहाँ पे भी इज़ यूज़ हुआ, इज़ इसलिए कि लेसन आपका सिंगुलर है।
ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एजेंट आपका। दे ईट मैंगोज़, दे आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, ईट आपका वर्ब की पहली फॉर्म है, मैंगोज़ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये प्लूरल हालत में है। ठीक है, ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आए हैं जुमलों में वो सारे के सारे सिंगुलर्स थे, तब इज़ यूज़ हुआ है उनके साथ। अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है प्लूरल। अब चेक करें, मैंगोज़ आर ईटन बाय देम। अब मैंगोज़ जो है ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हमने आर यूज़ किया है, यानी कि प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आर यूज़ होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है, और एजेंट यूज़ किया गया। तो बच्चों इसको एक दफ़ा सुन लें, गौर से देख लें, अगर कुछ चीज़ समझ आ जाती है आपको, और कोशिश करें इसको बार बार रिवाइज़ करने की, जुमले बना के कोशिश करें, जुमलों में जुमले बनाएं, पहले एक्टिव वाले और उसके बाद उसकी कोशिश करें पैसिव। अब एक रूल जो आपको बतानी है कि वो किन किन, ऊपर बता भी दिया गया है कि आपको पैसिव किन जुमलों का बनता है। वर्ब ट्रांजिटिव हो तो उसका पैसिव बनता है, और अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है तो उसकी पैसिव नहीं बनेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपको मालूम है कि सब्जेक्ट से मुराद वो शख्स, वो चीज़, वो जगह जिसके मुतालिक हमने प्रेडिकेट में बात करनी है। यानी कि सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट से मुराद वो शख्स, वो चीज़, वो जगह जिसके मुतालिक आपने प्रेडिकेट में बात करनी है। अब सब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन। नाउन भी दो हालतों में पाया जाता है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। और प्रोनाउन के बारे में आपको बखूबी मालूम है कि प्रोनाउंस की जब हम बात करते हैं तो प्रोनाउन की काफ़ी सारी किस्में हैं, और जो पर्सनल प्रोनाउंस है जो ज़्यादातर हम सब्जेक्ट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, जिनका सब्जेक्ट के तौर पे काम होता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो 3 पर्सन्स में होता है, और उन 3 पर्सन्स के अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन का भी चक्कर है, और उसके बाद सिंगुलर प्लूरल का भी। तो जो पॉजिटिव जुमला है इनडेफिनिट का, प्रेजेंट इनडेफिनिट का, अगर उसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन से मुराद कोई शख्स, कोई सिंगल जगह और कोई सिंगल थिंग, या थर्ड पर्सन सिंगुलर्स में से कोई एक हो, ही शी इट में से कोई एक अगर हमारा सब्जेक्ट है, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के बाद, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम SES या ES का इजाफ़ा करते हैं, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नाउन है, यानी कि 2 नाउन है, अगर हमारा सब्जेक्ट, या फिर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल है, प्रोनाउन आपका आई या वी, फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल यू, या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल दे हो, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, और उसके साथ उस वर्ब के साथ किसी दूसरे वर्ड का इजाफा नहीं होता, बाद में उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। जो वर्ब के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर्स या सिंगुलर नाउन्स के साथ जो हमने वर्ब्स के अंदर तब्दीली करनी है, उसका रूल जो है वो क्या है कि अगर वो वर्ब वाई पे ख़त्म हो रहा है और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हमने फिर उस वाई को IES में तब्दील करना है। जैसे एक वर्ब है क्राई, अगर मेरा सब्जेक्ट बेबीज़ या असलम आ जाता है, मेरा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन है असलम, तो फिर क्या होगा, वाई को ख़त्म करके IES का इजाफ़ा करना, असलम क्राइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने क्या कर देना है, सिंगुलर अगर आपका नाउन है या फिर ही के साथ लगाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, ही क्राइज, वाई जो है वो IES में चेंज हो जाता है। उसके बाद वर्ब अगर आपका O पे, S पे, X पे, CH पे या SH पे ख़त्म हो रहा है, तो फिर आपने वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डू, जैसे कि ऊपर बता दिया गया था आपको कि ये प्लूरल नाउंस के साथ I, we, you, they के साथ यूज़ होता है। तो अगर इनमें से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है I, we, you, they या प्लूरल नाउन, तो फिर उसके साथ हमने डू का इजाफा करना है। तो डू को शुरू में लेके आएंगे हम सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सवालिया जुमले के अंदर, और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगी। ये सवालिया की अलामत होती है। और डज़, जैसे कि ऊपर बता दिया था नेगेटिव सेंटेंस के अंदर,
ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब डज़ वहाँ पे नेगेशन को शो करने के लिए यूज़ कर रहे थे हम, वर्ड ऑफ नेगेशन के साथ जो यूज़ हो रहा था वो हेल्पिंग वर्ब उठा के हमने सब्जेक्ट के शुरू में पुट कर देनी है। ठीक है, तो डज़ के बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपके वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन क्या होगा, डज़ असलम राइट अ लेटर। ठीक होगी, ये है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक इंटरोगेटिव जो अभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, और एक दूसरा इंटरोगेटिव होता है जिसे हम WH साउंड यानी टेक वर्ड से जो शुरू होता है, यानी कि हु, व्हाट, वेयर, हुम, हाउ। तो अगर ऐसे वर्ड से अगर आपका सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फिर आप सबसे पहले वो WH से शुरू होने वाली वर्ड्स को ले आते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन who, when does Aslam write a letter। तो ये आपका टैग वर्ड था, ये थी हमारे एक्टिव वॉइस। अब पैसिव की बात करते हैं इसी टेंस की। तो सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव के दरमियान फ़र्क को देख लेते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर हमारा सब्जेक्ट एक्शन में होता है, यानी कि एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट एक्शन करता है और वो एक्शन ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ लिया था ऊपर, तो उसमें यही था कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन करता है और वो एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट उसका रिसीव करता है। जबकि पैसिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होगा, उसका सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करेगा। बेसिक फ़र्क एक्टिव और पैसिव के अंदर क्या है कि एक्टिव जुमले के अंदर आपका सब्जेक्ट एक्शन करता है और पैसिव के अंदर आपका सब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव करता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर उसी तरह रहना है, क्या रहना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर